साहित्य का दायित्व है कि हमारी सोच को विकसित कर समस्याओं का समाधान ढूंढें और समाज को सुधारने का एक माध्यम प्रदान करें। आज इस गंभीर मंथन में आज के जो इस कार्यक्रम को मॉडरेट करेंगे हमारे बीच प्रोफेसर उर्विजा शर्मा जी हैं। मैं उर्विजा शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और साथ ही मैं निवेदन करूँगी स्मिता से कि वो उर्विजा जी को पटका पहना के उनका औपचारिक स्वागत और अभिनंदन करें। प्रोफेसर उर्विजा शर्मा जी का लगभग 20 वर्षों से भी अधिक शैक्षिक अनुभव है। इनकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा शिल्पी सम्मान से भी सम्मानित हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा आपको शिक्षक सम्मान मिला हुआ है। आप अपने विद्यालय में एनईपी की कोऑर्डिनेटर हैं तथा आईटी की भी आप जो है कन्वीनर हैं हमारे विद्यालय शकुंतला कॉलेज में। आप निरंतर आपके अनेक पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी आपको आईसीएसआर द्वारा एक मेजर प्रोजेक्ट मिला है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर केंद्रित है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उसका पार्ट हैं और आप उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में सुश्री आशा ओझा पांडे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और स्मिता से निवेदन करूंगी कि वो पटका पहनाकर और बैज पहना के आशा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आशा जी का पूरा परिचय उर्विजा जी अभी आप लोगों के समक्ष रखेंगी। मैं बस इतना कहूँगी कि एक बड़ी दीदी के रूप में साहित्यिक जो अभी हमारा पुस्तक मेला था उसमें आशा दीदी का सानिध्य हमें मिला और हालांकि मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ लेकिन स्मिता और आशा दीदी के साथ रह के साहित्य को भी बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दिया है। हिंदी भी अच्छी हो गई है मैडम। हिंदी तो शायद मेरी माँ की देन है जो संस्कृत की प्रोफेसर रही हैं, तो उनसे ही बचपन से ही हमने हमेशा अर्थात और तात्पर्य ही सुना है, तो इसलिए शायद वही हमारी बोलने की शैली में वो चीज़ परिलक्षित होती है। इसी क्रम में मैं सुश्री अनीता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर कृपया आएँ। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और विस्तृत परिचय उर्विजा जी कार्यक्रम जब शुरू करेंगी तो देंगी। ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी महान विभूतियों और इतने बुद्धिजीवी वर्ग को हम अपने बीच पा रहे हैं। संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों विमर्श इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। पहला सत्र भी जिस तरह से चला मुझे लगता है कि इस तरह के मंच पे ये विमर्श ज़्यादा सार्थक निकलता है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर पवन विजय जी हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं। पवन विजय जी के फेसबुक पेज से ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अंतर मन को छू ले जाती हैं। तो जिस तरह से आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं, आप अपना जो इनका कार्य क्षेत्र है, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और समाज के में भी आपका बहुत योगदान रहता है। मैं निवेदन करूंगी राजेश राजी से कि वो पवन विजय जी को पटका पहना के और बैज लगा कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी स्मिता जी को, प्रियंका जी को और राजेश राज जी को कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं संचालक की भूमिका इतने विद्वत जो मेरे साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं उनके साथ ये मैं भूमिका निभा पाऊँ। तो मैं मंचासीन सभी अपने साथ सहयोगी साथियों का अभिनंदन स्वागत करती हूँ, साथ ही आप सबको प्रणाम करती हूँ। इस विषय के बारे में बताने से पहले मैं इतने विद्वत मंडल का परिचय देना अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं प्रारंभ करूंगी डॉक्टर पवन विजय जी से। आप कानपुर विश्वविद्यालय से एमए में स्वर्ण पदक विजेता हैं। आपका विषय कामकाजी महिलाओं पर शोध आपने किया है। एकेडमिक जगत में बहुत अच्छा विषय उत्तर आधुनिक विमर्श के लिए आप प्रख्यात हैं। आपको 2010 में शिक्षा भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने आधार विद्या की अवधारणा देकर संस्कृत भाषा का ज्ञान बालकों को दिलवाया। आप सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों में अखाड़े की शिक्षा दिलवाने में आपकी भूमिका रही। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप पैनलिस्ट के रूप में प्रख्यात हैं। आप एक सफल संपादक
शिक्षक, समाजशास्त्री होने के साथ साथ स्तंभकार, उपन्यासकार, कवि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं। सर, आपका अभिनंदन। हमारे बीच में दूसरी पैनलिस्ट आशा पांडे ओझा जी हैं। आपने बीए के बाद लॉ की शिक्षा प्राप्त की तथा जोधपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। आप हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। आपकी कुल 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं। गीत, गजल, दोहे, बाल कथाएं, हाइकू। लिखने में आप सिद्धहस्त रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता रही है। लेखन और समाज सेवा से आप संबद्ध रही हैं। आप त्रिसुगंधि साहित्य कला संस्कृति संस्थान की संस्थापिका हैं एवं जन सरोकार मंच टॉक पर साहित्यकारों का साक्षात्कार के आप 100 से अधिक एपिसोड कर चुकी हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी तीसरी पैनलिस्ट डॉक्टर अनीता कपूर जी हैं। आप हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर हैं। अंग्रेजी विषय में पीएचडी हैं। बे एरिया इमिग्रेशन एवं लीगल सर्विसेज अमेरिका के लिए अनुवादक की भूमिका निभा चुकी हैं। साथ ही वैदिक व वास्तु ज्योतिष अमेरिका में आप कार्यरत हैं। आपके 5 काव्य संग्रह, 6 हाइकू संग्रह, धूप की मछलियां शीर्षक लघु कथा संग्रह प्रकाशित है। आप अनेक भारतीय व अमेरिका की साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में कहानी, कविता, साक्षात्कार एवं लेख प्रकाशित करा चुकी हैं। ग्लोबल हिंदी ज्योति की अध्यक्षा हैं। विश्व हिंदी संस्थान कनाडा की अध्यक्षा हैं। आध्यात्मिक संस्था डिवाइन रिदम ऑफ सोल के माध्यम से मेडिटेशन आयोजित करवा चुकी हैं। ऐसी समाज सेवी, साहित्यकार एवं साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई अनीता जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति होता है वो साक्षात इस तरह से होता है जैसे पूंछ विहीन पशु हो। तो कहना चाहिए कि साहित्य हमारी चेतना को जागृत करता है। साहित्य हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। साहित्य निर्धारित करता है कि हमारे भाव कैसे हैं और तदनुसार हमारी अभिव्यक्तियां साहित्य में उतर आती हैं। अगर हम साहित्य को देखें तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल से लेकर आधुनिक काल से होती हुई समकालीन साहित्य की यात्रा अनवरत चली जा रही है। 2 दौर हैं, एक है पूर्व औपनिवेशिक दौर, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद का दौर। अगर हम समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनेक विमर्श हमारे साहित्य में आए हैं, चाहे वो महिला विमर्श हो, चाहे पर्यावरण विमर्श हो, चाहे किन्नर विमर्श हो, चाहे दलित विमर्श हो। तो ऐसे में साहित्य में क्या संतुलन है? साहित्य समाज के रूप में क्या समावेशी है? क्या साहित्य अपनी उस भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है? क्या वो अपना पूरा दायित्व निभा पा रहा है? इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं प्रारंभ करना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि क्या साहित्य को विमर्शों में बंधा रहना चाहिए या साहित्य को अपनी निर्बाध गति से बहना चाहिए। मैं आमंत्रित करती हूँ पवन विजय जी। आप सभी को यथोचित मेरा अभिवादन पहुँचे। यहाँ पर मेरी बड़ी बहन आशा जी उपस्थित हैं। अनीता कपूर जी से ही मेरी दूसरी मुलाकात है। और जी और कार्यक्रम की जो हेतु हैं आदरणीय स्मिता जी, संयोजिका प्रियंका जी और सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ से आपने बात छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करूँगा। आपने एक श्लोक कहा कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। तो साहित्य का जो दायित्व है, वैसे ये शब्द बिल्कुल निरपेक्ष है। दायित्व तो साहित्यकार का है जो साहित्य को धारण कर रहा है। फिर भी जो शीर्षक है साहित्य का दायित्व, मुझे लगता है एकमात्र दायित्व है एक जैविकीय पिंड को मनुष्य बनाना। साहित्य जो
पशु से किसी जैविकीय पिंड में मनुष्यता को आरोपित कर देता है, वही उसका सबसे बड़ा दायित्व है। मुझे लगता है कि इस बात को कई साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने अलग अलग भाषा में, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से कहे। अगर मैं उनमें एक साहित्यकार, हमारे उपन्यासकार प्रेमचंद जी को हम कोट करें तो उन्होंने कहा कि साहित्य जो किसी मन को शांत कर दे, हृदय में प्रेम उत्पन्न कर दे, जीवन में रस भर दे, अर्थात अगर हम अज्ञेय के वाणी में इसको बोलें, अज्ञेय ने कहा कि किसी साहित्य का जो दायित्व है ऐसे है जैसे किसी सोते हुए फूल को जगा देना, यानी जो आपका जीवन है उस जीवन में हार्मनी भर देना, आपके जीवन को मंगलमय कर देना, ये साहित्य है। और मैं भी उस बात को इंडोर्स करूंगा, उस बात से मेरी पूरी सहमति है कि साहित्य का जो दायित्व है वो लोक मंगल के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी इस समाज में सामाजिक संरचनाएं विद्रूप होने लगी, समाज में अमंगलकारी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ाने लगी, तो उन अमंगलकारी प्रवृत्तियों को, उन अमंगलकारी शक्तियों को शमन करने के लिए साहित्यकारों ने बीड़ा उठाया। अब आप उसको आदिकाल में, अगर आप उसको डिवाइड करके देख रहे हैं तो आदिकाल में आप देख सकते हैं, आप मध्यकाल में देख सकते हैं और आप आधुनिक काल में देख सकते हैं। आप कबीर, सूर, तुलसी से लेकर के, जायसी से लेकर के वर्तमान समय में अज्ञेय तक, जब आप साहित्य का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो उनके मन में, आप चाहे शुरू से आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के वर्तमान में कोई भी कवि आप जो आपको अच्छा लगे आप उठा लीजिए, तो उसके मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती है। जो पीड़ा उसके मन में उत्पन्न होती है वो पीड़ा दूसरे के हृदय को जो मतलब छू दी जाती है, तीसरे के हृदय को छूती है, फिर एक सामूहिक चेतना बन जाती है। उस सामूहिक, वो जो सामूहिक चेतना है उस पीड़ा से निकलने का मार्ग ढूंढती है और उसको माध्यम जो देता है वह साहित्य है। जब मध्यकाल में समाज में विद्रूपताएं फैली थी तो बाबा तुलसी ने अपने रचना कर्म के माध्यम से, अपने साहित्य कर्म के माध्यम से समाज को एक दिशा दी, एक स्पेस दिया, एक जगह दी कि तुम यहाँ पर खड़े होकर के जब कोई बात कहोगे, कोई बात सुनोगे तो तुमको, तुम्हारे हृदय में शांति आएगी, तुम जो है हार्मनी में हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि साहित्य, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि साहित्य का कोई और दायित्व नहीं है। साहित्य का एक और एकमात्र दायित्व है लोक मंगल। किस तरीके से लोक मंगल हो, इसमें एक चीज़ हम और जोड़ना चाहते हैं कि अभी इससे पहले जो सत्र चल रहा था तो उसमें पत्रकारों ने अपनी बात रखी। हालांकि साहित्यकार और पत्रकार में सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। एक का जो मीडिया है कुछ और है, दूसरे का मीडिया कुछ और है, लेकिन हमारे इरादे, हमारे लक्ष्य, हमारे जो है अभिव्यक्ति लगभग हमको लगता है समान है। तो इस दायित्व बोध में जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, वो ये है कि इतने ज़्यादा जो हमारे पास साहित्य आ रहा है उसकी रैपरिंग, उसको इस तरीके से रैपर किया जा रहा है कि हम रैपर को ही लिटरेचर मान रहे हैं। हम जो उसका आवरण है उसको ही हम साहित्य मान रहे हैं और उसके अंदर की जो सुगंध है वो शायद उस रैपर में घुटती जा रही है। मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि क्या वो जो इंटरटेनमेंट है, न्यूज़ जब आप बनाते हैं तो थोड़ा कहीं म्यूजिक डाल देते हैं, वो झाएं कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, है ना, और कहीं गाना आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो जो चीज़ों, उन चीज़ों का प्रभाव है या खबर की जो अपनी स्मेल है, खबर की जो अपनी तासीर है वो लोगों तक पहुँच रही है। ठीक यही बात साहित्य में भी लागू होती है।
हम जो बात आपसे कह रहे हैं, हमारे शब्द आप तक, शब्द तो माध्यम है, हमारे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं या हमने आपके भाव को, हमारे भाव भी छू रहे हैं। विज्ञान के भी छात्र यहाँ पर, हम जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं विज्ञान के भी छात्र रहे होंगे, तो हम सब ने ये पढ़ा समझा है कि बहुत सारी चीज़ें भौतिक रूप से नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हमारे तक पहुंचती हैं। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो हमारे हृदय से निकल करके आपके हृदय तक पहुंच रहा है, और जिस भाव से हम पुलकित हुए हैं उसी भाव से आप भी पुलकित हो रहे हैं। और हमारी जो है ना, मतलब वो जो हम चेतना के स्तर पर, भाव के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर हम अगर एक रूप हो रहे हैं, तब हम समझते हैं कि साहित्यकार के रूप में हमने अपने दायित्व का निर्वहन समुचित रूप से किया है। इसमें एक संकट ये है जो बाजार का संकट है। पहले सत्र में बाजार के संकट की बहुत बात की गई। मुझे भी ऐसा लगता है कि संसाधन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ संसाधन हो जाए तो आपका जो दायित्व है वो पीछे छूट जाता है, और अगर दायित्व पीछे छूट जाता है तो साहित्य वहीं पर मर जाता है। फिर आप प्रेत पूजा करते हैं, आप साहित्य की पूजा नहीं करते हैं। आप प्रेत का दायित्व होने का दायित्व निभाते हैं, साहित्यकार होने का दायित्व नहीं निभाते हैं। वो दोनों चीजें और क्या हैं? संसाधन है, संसाधन ठीक है, हाँ, आपके पास दो हाथ हैं तो आप कमा के खा लेंगे, आपके पास बुद्धि है कमा के खा लेंगे, लेकिन जो भाव है, भाव आपके हाथ और बुद्धि से कहीं और ऊपर की चीज है, जो आपको बहुत दूर जो ग्रह गोचर है वहां तक जोड़ती है, जहां तक आप कल्पना जहां तक कर सकते हैं वहां तक आपको जोड़ती है। वो दोनों चीजें हैं, एक तो संबंध और एक है समझ। साहित्य का जो दायित्व है वो संसाधन से थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके हम उसको संबंधों तक पर ले आते हैं। हम संज्ञा सर्वनाम जो पाठ साथ स्पीच पढ़ते हैं तो वो समझने के लिए, साहित्य को समझने के लिए हम किसी को बुलाते हैं पिता हैं, माता हैं, है ना। जब हमारे संज्ञा सर्वनाम में बदलते हैं तो हमारे जो संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। हम किसी का नाम लेकर के बुलाते हैं और फिर हम उसको जो है सर्वनाम से ये वो करके बुलाते हैं, तो संबंधों में जो भाव है उसकी प्रगाढ़ता और बढ़ जाती है। तो जो संबंध है, संबंधों का आधार भी साहित्य है। हम किसी से प्रेम करते हैं या हमको कोई पीड़ा पहुंचती है, तो जब हम उसका निर्वचन साहित्य में करते हैं तो उसकी प्रगाढ़ता देखते बनती है। आदिकवि वाल्मीकि को जब पीड़ा पहुंची तो उन्होंने, अभियोगी होगा पहला कवि, आग से निकला होगा गान, तो वहां से जो उन्होंने उसको अभिव्यक्त करने की जो प्रणाली विकसित की, कितनी आनंददायक प्रणाली थी कि हमको जो है अगर हमारे पास कोई बात है वो कैसे कही जा रही है, उससे कौन से संबंध बन रहे हैं, कौन से संबंध बिगड़ रहे हैं, इसका ध्यान रखना साहित्य कारों का एक प्रमुख दायित्व है। वसीम बरेलवी जी का एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये जो सलीका है ये सिर्फ आपको जो है ना सामाजिक संरचना में जब आप इस सलीकों को लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से आप उस साहित्य के दायित्व का निर्वहन करते हैं। और जो दूसरी बात हमने कही, समझ, समझ का तात्पर्य यह है कि एक जो मर्यादा, बड़े छोटे की मर्यादा, जो समाज की जो हायरार्की है, जो स्तरण है, उसकी मर्यादा, साहित्य आपको उस मर्यादा का बोध करता है। अभी मैडम ने पूछा, जो सवाल पूछा कि क्या हम उसको जो है किसी पर्टिकुलर फ्रेम में बांध कर देखें या उसको निर्बंध छोड़ दें। तो मेरा जो उत्तर है वो ये है कि एक नदी है, नदी जो घाटों के बीच में बहती है लेकिन लगातार बहते हुए समुद्र तक जाती है। तो ये जो बांधना और निर्बंध होना, ये अगर मर्यादा के अनुकूल रहे तो साहित्यिक दायित्वों की पूर्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो तीन बातें हैं
साहित्यिक दायित्व के अंतर्गत कि संसाधन, हमने अच्छी कविता लिखी, हमने कहीं सुनाया, हमको उसका पारिश्रमिक मिला, अच्छी बात है, लेकिन हमारा पाथेय वो पारिश्रमिक नहीं, हमारा पाथेय वो भाव है जो हमारे हृदय से निकल करके पूरे हॉल में सुगंधित हुआ और उससे सभी लोग जो है पुलकित हुए। तो हमारा पाथेय वो होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना। यहाँ पर एक बार फिर से स्मिता जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, और आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहा भी जाता है कि साहित्येन भाव से साहित्य, जिसमें हित का भाव छिपा हो वही साहित्य है। अब हित किसका? हित उसका जो उसे पढ़े। तो ये परांत सुख वाला भाव अगर साहित्य में हो तभी मुझे लगता है साहित्य प्रभावी होगा, क्योंकि अगर स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा वाले भाव आ गया तो स्वांत सुखाए के कई निहितार्थ निकलते हैं, उस पर चर्चा बाद में की जा सकती है। तो बहुत सुंदर आपका उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे प्रश्न का भी उत्तर दिया, इसके लिए विशेष आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आशा जी को इस प्रश्न के साथ कि क्या आपको लगता है कि समकालीन परिवेश में जो साहित्य रचा जा रहा है वो साहित्य क्या प्रासंगिक है मानव जीवन के हित में या नहीं? बहुत आभार पूर्विजा जी आपका। सबसे पहले तो मैं अंतस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ, और अंतस के साथ सेवा शब्द जो जुड़ा है, अंतस से सेवा करना बहुत मुश्किल कार्य है, और उस कार्य को इस तरह करके प्रिय स्मिता जी और साथ में राजेश राज दादाजी, आदरणीय आचार्य हरिप्रसाद जी और प्रियंका जी जो जुड़कर इस बीड़ा को मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से लगे हुए हैं साहित्य, कला और संस्कृति में संयोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनका कार्य अभिनंदन के योग्य है और साधुवाद के योग्य है। मैं इनका भाव भी यहाँ अभिनंदन करती हूँ, और इसी तरह ये संस्था आगे बढ़ती रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ इस चीज़ के लिए। मैं सम्मानित मंच जो हमारे साथ आदरणीय अनिता कपूर जी और प्रिय अनुज हमारे विजय पवन जी और पूर्विजा जी, आप सभी का भी स्वागत करती हूँ कि साहित्य की उपादेयता की बात करें, वर्तमान में क्या साहित्य लिखा जा रहा है, कैसा लिखा जा रहा है, उस बारे में भी जानना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कि मैं पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या लिख दूँ कि लिखने का आगाज हो जाए, ऐसा क्या लिख दूँ कि लिखने का आगाज हो जाए, मेरे मरने के बाद वो शब्द मेरी आवाज हो जाए। जो भी साहित्यकार है निश्चित रूप से उसका प्रयास रहता है कि वो समाज की समकालीन परिस्थितियों पर अपनी नज़र डाले और जो चल रहा है उसको लिखे। जो आपने स्वांत सुखाए की बात कही है वो लिफाफे में भी देखा जा सकता है, आजकल उसमें परिवर्तित हो गया है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि हर साहित्यकार समाज की समस्याओं को या समाज के पीड़ाओं को ध्यान में रखकर लिखे, वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि साहित्य में मंच ने कुछ इसकी परिभाषा बदली है, कुछ सोच बदली है, कुछ इसका दायरा बदला है, लेकिन ऐसा अभी भी है कि लगभग ज़्यादा नहीं तो 80% साहित्यकारों का मैं कह सकती हूँ कि वो समाज की पीड़ा को रचता है, देश की पीड़ा को रचता है, विश्व की पीड़ा को रचता है, उसको देखता है, उसको अपने अंतर में उतारता है, उसको वाणी देता है और समाज को दिशा देने का एक प्रयास निरंतर वह करता रहता है। साहित्यकार अपनी भूमिका समय समय पर निभाता आया है, निभा रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, महादेवी वर्मा जी ने साहित्य की जो उपादेयता है या साहित्य का क्या दायित्व है उसको लेकर बहुत सारी परिभाषाएं अपने अपने शब्दों में कही है। साहित्य के दायित्व की अगर बात करते हैं तो ये समझिए कि उदाहरण के तौर पर हम सब यहाँ हैं अपने दायित्व के साथ, सभी कोई गोरखपुर से हैं अपने दायित्व के साथ, कोई यहाँ से है, कोई उदयपुर से है, कोई कानपुर से, सब अलग अलग जगहों से। तो हम हमारा दायित्व समझ रहे हैं कि साहित्य के प्रति क्या दायित्व है, और उसी दायित्व के साथ स्मिता जी को भी देखिए आप किस तरह से साहित्य से जुड़ी हुई है और निभा रही है। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, तो
साहित्य कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अपना रास्ता परिवर्तित कर लेता है, लेकिन अधिकतर साहित्य ने समाज को दिशा निर्देश ही दिया है, किया है। और ये जब भी देश में अलग अलग विषय से बात करें तो जब भी देश में कोई अभी आपात स्थिति होती है तो कैसे लोगों को संगठित किया जाए, कैसे उनको एक साथ लेके उसी तरह की कविताएं मंचों पर आने लगती है, सोशल मीडिया पर उसी तरह का लिखा जाता रहता है। जब आप कोविड काल में देखिए कि लोगों को जब सब भयभीत थे, सब परेशान थे, दुखी थे, तो साहित्यकार ने कैसे संभाला सबको, किस तरह से उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने आलेख के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से उनको समझाते रहे कि नहीं, हमें हार नहीं माननी। तो केवल ऊर्जा भरने का काम भी नहीं कर रहा है, साहित्य दिशा दिखाने का भी कार्य साहित्य निरंतर कर रहा है और करता आ रहा है। साहित्य को मैं अगर देखूं तो साहित्य समाज में एक दवा की तरह भी काम करता है। जब समाज के अंगों में किसी भी प्रकार की बीमारी फैली है, किसी भी प्रकार की, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो या धर्म को लेकर हो, देश के विघटन का कुछ मुद्दा उठता है, चाहे कश्मीर से लेकर हम अरुणाचल तक देखें, तो साहित्यकार अपना दायित्व निरंतर निभा रहा है और निभाता रहा है और मुझे यकीन है कि निभाता रहेगा। और देश को जो जोड़े रखने का कार्य है वो भी साहित्यकार निरंतर करता आ रहा है और कर रहा है। तो साहित्यकार अपने दायित्व के साथ लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त जो साहित्य समाज के अंदर जो भी विकार आते हैं, जो भी बीमारी आती है, तो एक थोड़ा सा मेरा विचार मैंने ऐसे किया कि साहित्यकार जो है अपना साहित्य को एक एंटीबायोटिक की तरह, रोग प्रतिरोधक प्रतिजैविक की तरह साहित्यकार इसका प्रयोग लेता है, जो समाज के में फैले हुए कीटाणुओं को कैसे उससे दूर करे, कैसे उससे बचाए समाज को, समाज के विचारों को कैसे परिवर्तित करे, समाज की आंतरिक मनोदशा को कैसे बदले, ये कार्य साहित्य का निरंतर करता आ रहा है। कुछ जैसे अभी अरुणाचल की बात थी, तो वहाँ जो भी घटना घटी थी महिला के साथ, उस घटना को लेकर मणिपुर में, तो उस घटना को लेकर के जो साहित्यकारों ने अपना दायित्व निभाया, जिस तरह खुलकर बोले, जिस तरह साहित्यकार एक बार मीडिया की तरह भी अपना बिल्कुल योगदान देता है, मीडिया की तरह भी साहित्यकार जागरूक रहता है और जागरूकता के साथ साथ वो अपनी बात कहता है, निर्भीक होकर कहता है और अपना गांठ की पूंजी लगाकर साहित्यकार कहीं भी, चाहे वो कोई पुस्तक निकाल रहा है, चाहे वो कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहा है, तो अपनी गांठ की पूंजी के साथ वो वहाँ पर उपस्थित होता है। तो साहित्यकार यह भी नहीं देखता है कि मुझे क्या फायदा होने वाला है या मेरा क्या नुकसान होने वाला है, उस दायित्व बोध के साथ साहित्यकार कहीं भी खड़ा रहता है और रह रहा है लोगों से। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि कैसे साहित्यकार अपनी जो एंटीबायोटिक है उसको किस तरह से करता है, किस तरह वो समाज में। तो मान लीजिए कि शरीर में कोई भी रोग लगा है तो उसको धर्म, राजनीति, दर्शन या शिक्षा दूर करते हैं, वो भी एक उस तरह देखा जा सकता है, दवा की तरह के कुछ, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह देखा जा सकता है, कोई एंटी एलर्जिक दवा की तरह देखा जा सकता है, लेकिन साहित्य को वहाँ पर एंटीबायोटिक की तरह देखना होगा कि जड़ से अगर इस समाज की समस्त बुराइयों को कोई खत्म कर सकता है या खत्म कर रहा है तो एक सच्चा साहित्य है। और साहित्य में मैं ये नहीं कि आप कहेंगे कि किसी भी तरह का लिखा जा रहा साहित्य वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आएगा। साहित्य की श्रेणी में वही लिया जाएगा जो वाकई समाज के लिए उपयोगी है, जो समाज का कुछ भला कर पा रहा है, उसी को हम साहित्य मानेंगे। बाकी तो लिखने को लोग कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिखा जाए, जिसकी जो इच्छा है वो लिख रहा है, लेकिन वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आएगा। साहित्य भी कई बार चलता हुआ साहित्य भी होता है जो ट्रेन, बस, रेल में पढ़ने के लोग टाइम पास के लिए भी लिख रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, वो ज़्यादा लिख रहे हैं, ये निश्चित रूप से सही बात है। जो अच्छा लिखा जा रहा है, जो बढ़िया लिखा जा रहा है, बेहतर लिखा जा रहा है, समाज के लिए जो उपयोगी है, जो लिखा जा रहा है, तो वो अगर किसी ने लिखा है तो उसका लोग मूल्य कम समझ रहे हैं,
उसको विस्तार कम मिल रहा है, उस पर चर्चा कम हो रही है, उस पर ध्यान कम दे रहे हैं। लेकिन जितना भी दे रहे हैं, लेकिन जब समाज को एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से वो शब्द साहित्य की तरफ ही जाएगा, उसी को पढ़ेगा और वहीं से वो तलाश करेगा। और ये समाज शास्त्र के हमारे प्रोफेसर हैं जो हमारे साथ में, तो ये जानते हैं साहित्य और समाज का संबंध कैसे रहा है और कितने युगों से ये दोनों एक साथ चलकर काम करते रहे हैं। तो साहित्य ने अपना जो योगदान है निरंतर निभाया है और निरंतर निभाता रहेगा। और जहाँ कहीं समाज का या देश का कुछ भी जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, सद्मार्ग दिखाने की आवश्यकता हुई, तो साहित्यकार ने जिस तरह युगों से अपना धर्म निभाया है, उसी धर्म को वो निभाता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा निश्चित रूप से। धन्यवाद अक्षय जी। आपने विचार दिया कि समाज के विकारों को दूर करने का कार्य करता है साहित्य, बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह, जो कड़वी होती है लेकिन फायदा पहुंचाती है शरीर के लिए। लेकिन साथ ही ये वाली बात भी है कि कभी कभी साहित्य में विचलन भी पैदा होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम कुछ धारणा बना के या पूर्वाग्रह के साथ लिखते हैं तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। ये मेरा ओपिनियन है। वैसे विकारों को दूर करना ही कार्य है साहित्य का, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस कथन से। अब मैं एक प्रश्न के साथ आमंत्रित करूंगी अनीता जी को कि क्या राष्ट्र निर्माण में भी साहित्य की भूमिका है और होनी चाहिए? सबसे पहले तो फाउंडेशन के लिए स्मिता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं और आपकी ये जो फाउंडेशन है ऐसे ही निरंतरता पाए और आप आगे बढ़ती रहें। संक्षक राजेश राज जी को पहले से परिचित हूँ थ्रू फेसबुक, और चांस की बात है ये अमेरिका होते हैं, हम भारत होते हैं। आज मिलना हो गया, आप ही की वजह से नहीं गई वापिस, जिससे पता चला कि आप आ रहे हैं तो मिलना हो गया आपसे। और वीरा जी और पवन विजय जी और आशा जी का विशेष आभार। आशा जी ने ही इस कार्यक्रम के बारे में बताया और फिर स्मिता जी से हमारी बात हुई। और मन यहाँ सभा के उपस्थित आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए सबसे पहले तो हिंदी दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। अभी 14 तारीख को ही हिंदी दिवस मनाया है हम लोगों ने, और हम हमेशा हिंदी के लिए बोलते हैं हिंदी हमें हिंदी ने क्या दिया। हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी हमारी अस्मिता है, हिंदी हमारी पहचान है। हाँ, ये सब है हिंदी, और हिंदी से हमारी पहचान है, विदेशों में भी हिंदी से हमारी पहचान है। मगर यहाँ ये भी सवाल होता है कि हमने हिंदी को क्या दिया, कि हमने हिंदी को क्या दिया। वहाँ पर दायित्व की बात आती है। साहित्यकारों के जरिए, पत्रकारिता के जरिए हम जो हिंदी को देते हैं वहाँ पर हमारे दायित्व की बात आती है हमेशा। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, शायद आपके प्रश्न को हमने गोल मोल कर दिया, बीच में अपनी बात कर रही हूँ, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमने हिंदी को क्या दिया, उसके लिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम हिंदी की प्रचार प्रसार करें, हिंदी की सेवा करें, हिंदी में आगे बढ़ें। अब आप कहेंगे ये कैसे, वो तो हम कर ही रहे हैं। नहीं, हमारी एक संस्था है अमेरिका में, ग्लोबल हिंदी ज्योति, उसके तहत हमारा जो सबसे पहले विशेष मुद्दा रहता है वो ये है कि वहाँ पर जितने भी प्रवासी हैं हम उनको बोलते हैं कि आप अपने बच्चों से हिंदी में बात करें। जो भी समाज सेवा घर से शुरू होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप उनसे हिंदी में बात करेंगे तो उनके मन में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ेगा, फिर वो पढ़ना पसंद करेंगे, धीरे धीरे वो लिखना भी पसंद करेंगे, घर का माहौल ऐसा बनेगा। क्योंकि वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी तो आनी ही आनी है, वहीं पैदा हुए बच्चे हैं, वहीं की शिक्षा है। तो ये हमारा प्रयास है कि हम उनसे हिंदी में बात करें। तो उस लिहाज से हम लोग का ये भी एक कर्तव्य है। और साथ में साहित्यकार तो हिंदी में लिख ही रहे हैं। आप साहित्यकार कहेंगे अरे हम तो भाषा में ही लिख रहे हैं, हिंदी भाषा में तो लिखते हैं, जरूर लिखते हैं। यही तो हमारा दायित्व है और यही हमें और इसको आगे बढ़ाना है। साहित्यकार का दायित्व यही होता है कि वह हर विषय पे अच्छा सृजन करे, समाज के सामने सुथरे और साफ तरीके से अपनी बात रखे। फिर चाहे वो धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कहानी, तो जो भी विषय हो और किसी भी विधा में हो,
वो साहित्यकार का काम होता है। समसामयिक लेखन परिवर्तन लाता है जो साहित्यकार हमेशा करता है, जैसे अभी आशा जी ने भी जिक्र किया, और समाज को जागरूक करता है। साहित्य समाज का आईना है, तो साहित्यकारों का दायित्व है कि समाज में अपनी सुंदर सटीक लेखन का सृजन कर जन जन तक अपनी बात पहुंचाकर सुंदर और स्वच्छ समाज को निर्मित करने हेतु अपना योगदान करें। पर इस लेखन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो प्रकाशन अगर करना है अपने अपने साहित्य को, तो वहाँ पर भी भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। तभी बहुत ही स्वच्छ लेखन हमारे समाज के सामने हम रख सकते हैं। क्योंकि साहित्यकार एक विवेकशील, बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी होता है। इस तरह समाज और साहित्य के बीच की कड़ी साहित्यकार है। साहित्यकार इसी समाज में रहते हुए साहित्य सृजन करता है। इस प्रकार से दोहरे दायित्व का वो निर्वाह करता है। साहित्य साहित्यकार के विचारों की अभिव्यक्ति है, हमारे जीवन और समाज का दर्पण है। कहने का भाव ये है कि जैसा समाज होगा वैसे साहित्य होगा, जैसा साहित्य होगा वैसे समाज बनता है। तो साहित्यकार का दायित्व बनता है कि वो नवीन प्राचीन ज्ञान भंडार को अपने साहित्य में स्थान दे। साहित्यकार यदि इस महान दायित्व का निर्वाह करेगा तो यकीनन हमारा देश और आगे बढ़ेगा। यदि वह अपनी उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगा तो उसका तो साहित्य सिर्फ एक तोता मैने की कहानियां बन के रह जाएगा। तो उसे हमारे आसपास क्या हो रहा है, समाज को क्या संदेश देना है, वो साहित्यकार को अपने दायित्व का निर्वाह लेखन के जरिए करना चाहिए। साहित्यकार में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो अपने परिवेश को नवीनता प्रदान करता है, और साहित्यकार उस विश्वामित्र की तरह है जो पृथ्वी पर स्वर्ग रचने की क्षमता रखता है। और लेखक तो अपने आसपास के वातावरण से ही कहानियां या कोई भी रचनाएं लेता है। लेखक एक शिल्पकार होता है और जो उसका लेखन है वो कच्ची मिट्टी है। अब वो जैसे भी चाहे अपनी अभिव्यक्ति से, अपने भावों से, अपनी लेखनी से साहित्यकार उसको एक मूर्ति के रूप में गढ़ सकता है, और वो मूर्ति लेखन के रूप में होती है। और मगर साहित्यकार के जो विषय हैं वो समसामयिक तो होने ही चाहिए, और अच्छा संदेश देने वाले विषय होने चाहिए, प्रेरणादायक विषय होने चाहिए। और समाज में आसपास जो भी घटित हो रहा है वो भी साहित्यकार अपनी कलम से, अपनी किसी भी पिता के जरिए, कविता हो, कहानी हो, वो सामने लाने का अपना दायित्व निभाता है। और वो आप अगर आज फेसबुक देखें, सोशल मीडिया देखें, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनसे हम छूटते रहते हैं, मगर वो साहित्यकार उसको अपने साहित्य में, कविता में, हाइकू में, किसी भी विधा में वो जब लिखता है तो हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वो हमें सोचने पर विवश करता है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की एक बात जरूर कहना चाहूँगी। उनके अनुसार साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। जब तक हम साहित्य से भी इस आदर्श तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने में साहित्यकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जैसे अभी विजय जी ने भी बात की, और अभी साहित्य और पत्रकारिता दोनों हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो पत्रकारों को भी अपना दायित्व निभाते हुए समाचार पत्रों में ऐसी खबरें नहीं देनी चाहिए, या अगर वो सूचित करना भी चाहते हैं तो वो एक उन्होंने गुनाह किया है वो जरूर लिखें, मगर वो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कुछ इस तरह से उसमें खबर छापेंगे जहाँ लगे कि पत्रकार अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। तो ये पत्रकार का भी, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा उनको ये है कि उनको भी आगे इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और चूँकि मैं अमेरिका में रहती हूँ तो जैसे आप जानते हैं देश से विदेश तक का सब साहित्य का अपना एक अलग से क्षितिज होता है। तो वहाँ पर प्रवासी साहित्यकार भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। वहाँ के सामाजिक परिवेश, वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ पे किस तरह से रहन सहन है, अभी जैसे अनीता जी ने भी जिक्र किया वहाँ के औरतें किस तरह से पहनती हैं, तो उस तरह की बहुत सी चीज़ों पर वहाँ का साहित्यकार लिख रहा है। और वो आपको यहाँ पर अगर पढ़ने को मिलता है तो उससे हमारा साहित्य और हमारी जो सूचना
सूचनाएं हैं आप तक पहुँचती हैं और हमारा समाज और साहित्य और समृद्ध होता है। तो प्रवासी साहित्यकार भी अपने अपने तरीके से साहित्य में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए साहित्य लिख रहे हैं और आपको पढ़ने को मिल रहा है। और लेखन में गुणवत्ता जरूर होनी चाहिए। अगर लेखन में गुणवत्ता नहीं है तो वो लेखन आपको वो संदेश नहीं दे पाएगा जो संदेश साहित्यकार अपने लेखन के जरिए आपको देना चाहता है। यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि साहित्यकार का ये भी दायित्व है कि वो अपने युवा साहित्यकारों को लेखन में रुचि पैदा करने के लिए ऐसा साहित्य लिखे कि युवा साहित्यकारों को लेखन में रुचि हो और वो भी हिंदी की तरफ बढ़े। अब देखिए, आज अगर हम कोई भी उदाहरण देना चाहते हैं तो माधवी वर्मा जी का नाम, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम, इस तरह के नाम हमारे जहन में आते हैं, हम उनका उदाहरण देते हैं। तो डर ये है कि हमारे पास क्या है, हम तो उनका उदाहरण देते हैं। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को इस तरह से सशक्त साहित्यकार के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे अपने प्रयासों से, तो वो किसका उदाहरण देंगे? वो तो माधवी वर्मा को नहीं जानते। तो वो एटलीस्ट हम लोग आखिरकार थोड़ा सा इस तरह से अपना साहित्य लिखें और जो अपने आप में एक बहुत सशक्त साहित्य हो, और आगे आने वाली युवा पीढ़ी जब अभी कभी किसी का उदाहरण देना चाहे तो हो सकता है हम में से किसी एक का नाम वो उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करें और हमारा साहित्य सार्थक हो जाए। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि साहित्य और समाज अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे का प्रतिबिंब है, क्योंकि जो साहित्य है वो समाज में घटित घटनाओं की ही प्रतिछवि होता है और समाज में कहीं ना कहीं संदेश देने का काम साहित्य करता है, जागरूक करने का कार्य साहित्य करता है। तो आभार आपका। इसी के साथ श्रोताओं के प्रश्न लेना चाहूँगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया आप पैनल से आप पूछ सकते हैं। कि क्या साहित्य एक भाषा तक सीमित है? क्या साहित्य एक भाषा तक सीमित है? तो पहली बात, साहित्य में जो समरसता के सूत्र हैं वो कितने उपलब्ध हैं और हमें कितना पढ़ना चाहिए लिखने से पहले? साहित्य भाषा तक सीमित है। भाषा एक माध्यम है, साहित्य का वाहक है, जो हमको हमारे जो शब्द हैं वो भाव को लेकर, जैसे गन्ने में रस होता है, गन्ने की खोइया को हम जो है गन्ना मतलब उस बहुत ज़्यादा उससे हमारा कंसर्न नहीं होता, लेकिन जो रस होता है हमको रस को प्राप्त करना है। तो उसी तरीके से जो भाषा है, भाषा एक माध्यम है। और आप जब कोयल की कूकू सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है और उसको लेकर के आपकी कल्पनाएं कहाँ कहाँ तक पहुँचती हैं। आप मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं अभी आपको मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि आप कौन हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ा, मैंने ध्यान दिया कि राजेश जी ने बोले कि यहाँ पर बैठते हैं, फिर हमने देखा आपसे हमारी मुलाकात वहाँ पर कनॉट प्लेस में हुई थी। तो मुझे उम्मीद थी कि सवाल आपसे ही आएगा। तो भाषा जो है बहुत मायने नहीं रखता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मतलब सिर्फ शब्दों को बोलना, आपकी आंखों में क्या है, इसे पढ़कर भी कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हो सकता है। तो भाषा जो है शब्द मोहताज नहीं है। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था कि जब हम बात करते हैं, हाँ। बहुत सारी बातें होती है, आदर्श की बात होती है, दायित्व की बात होती है, साहित्य में जो समरसता है क्या उसका कभी उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक ही और एकमात्र ही उसका सूत्र है कि साहित्य कितना लोक कल्याणकारी है। जैसे एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, आपके यहाँ इतने सारे परिभाषाएं दी गई हैं धर्म की, बताइए धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन अभी तक मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैंने 25-30 साल उसी पर मैं काम कर रहा हूँ, बस एक ही लाइन पर समझने के लिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। तो जिस चीज को सुनने से आपके, मैंने कहा ना कि आपके अंदर का जो फूल है वो खिल जाए, वही वो सूत्र है।
और तीसरा सवाल क्या था? मुझे लगता है कि जो पढ़ना शब्द है, कितना पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना आपको बांधता है। आपको आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो लिखने से पहले इससे बेहतर होता कि हम लिखने से पहले कितना हमारे पास कितनी अनुभूति है। हमने बरसात देखी तो उस बरसात को हमने अपने हृदय में कितना धारण किया, उसकी बूंदों को कितना महसूस किया, उन बूंदों को छूकर आती हुई हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस किया, उस जो बूंद गिरी मिट्टी में उस मिट्टी की खुशबू को कितना हमने महसूस किया। हम बेहतर लिख सकते हैं बजाय कि उस बारिश पर हुए कितने मतलब इवेपोरेशन की वाष्पीकरण के कारण ये सब चलता है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जितना आप पढ़ते हैं वो आप उतना बनते चले जाते हैं, एक फ्रेम बन जाता है, उससे बाहर आपकी जो कंडीशनिंग है वो जो है ना ऐसी होती नहीं कि आप उससे सोच सकें। लेकिन जब आप हृदय से किसी चीज को अनुभव करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वाल्मीकि जी ने अपनी मतलब रचना करने से पहले कोई चीज पढ़ी होगी। उनको वो टकार, एक शब्द है टकार, वो यहाँ पर लगी और उन्होंने मतलब वो कवि हो गए। एक इसी से पूरा प्रश्न है जी, ये जानना चाहूँगी, अनुभूति सघन होनी चाहिए पहले, सघन के बाद अनुभूति की जो अभिव्यक्ति होती है तो क्या उसमें जो आपने पढ़ा है वो एक नया आयाम नहीं जोड़ता? कहीं आप पुनरावृत्ति तो नहीं कर देते बिना पढ़े? देखिए ये जो सघनता है ये बिग बैंग थ्योरी की तरह है कि कोई चीज जितनी सघन होती है, जो प्रस्फुटित होती है, तो सृजन उतना ही विस्तृत होता है। तो ये जो रचना और विरचना, अब आप इसको पुनरावृत्ति कहें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी अनुभूति सघन है तो आपको एक ही चीज के कई अर्थ समझ में आएंगे। आप किसी से प्रेम करते हैं तो हर बार आप जब उसको देखते हैं तो और प्रेम के साथ देखते हैं। तो ये जो रचना विरचना है, इसको मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं उसी भाव के साथ हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। एक प्रश्न वापस कि अगर आप कह रहे हैं कि बिना पढ़े, लेकिन आप पढ़ेंगे कितना, किस किस भाषा को पढ़ेंगे, किस किस देश की भाषा को पढ़ेंगे, कहाँ क्या लिखा गया है, कितना पढ़ेंगे आप? बिना पढ़े अगर कोई अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है, अनुभूति कहीं ना कहीं टकराएगी, आपकी मेरी आपस में जरूर टकराएगी। जो भी अनुभूति होती है, शब्द जरूर इधर उधर हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है कि शब्दों में हो, लेकिन अनुभूति तो निश्चित रूप से व्यक्ति की भाव तो टकराएंगे। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ना लिखना है वो उस क्रायोजेनिक इंजन की तरह है जो सैटेलाइट को ऊपर लेकर के जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद उसको छोड़ देना है। अगर वो उसमें लटका रहेगा तो वो कक्षा में स्थापित नहीं होगा। पवन जी कहना चाह रहे हैं कि भाई साहित्य हृदय की भाषा है, तो हृदय में रहिए और फिर मस्तिष्क से निकालिए विचार। मुझे समझ करने में यही लग रहा है कि है। और दूसरा जो एक प्रश्न है कि कितना पढ़े, मुझे लगता है क्या पढ़े पे भी थोड़ा हम सोचें कि कितने के साथ हम क्या पढ़ें, क्योंकि ये भी आजकल निर्धारित करना बड़ा कठिन है। हर तरह का साहित्य आ रहा है, थोड़ा कभी उथला साहित्य भी होता है, गहरा भी होता है, गंभीर भी होता है, संवेदनशीलता भी होती है। तो कितना पढ़ें और क्या पढ़ें, इसमें पेंडुलम है एक तरह का। अनुभूति के साथ अगर आप लघु कथा को अपना माध्यम बनाते, कोई भी साहित्यकार ऐसा नहीं है कि एक विधा में लिख के उसको संतुष्टि मिल जाए, लेकिन उसकी एक प्रमुख विधा होती है जिसमें वो पहचान होती है, कम से कम उसका साहित्य तो पढ़े। जी, वो विशेषज्ञता है सर, वही मेरा कहना है कि हम क्या पढ़ें, ये हमें ही निर्धारित करना होगा कब। यहाँ पे यही कहना चाहते थे कि जितनी आपके अंदर अभिव्यक्ति होगी, लिखने में रुझान होगा, आप लिखेंगे, क्योंकि लेखन आपको प्रसव पीड़ा की तरह होता है। अंदर इतने विचार होते हैं, जब आप लिख लेते हैं तो आपको शांति मिलती है। तो इसलिए जितना आप पढ़ेंगे उतने आपके विचार पॉलिश होंगे, निखरेंगे। और कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए उसका तो कहीं कोई ऐसी बंदिश नहीं है, आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। अब प्रवासी लोग बाहर बहुत सी अलग अलग भाषाएं जानते हैं, उनका बहुत अच्छा साहित्य है, वो उनको पढ़ते हैं, उनको अपने साहित्य में समावेश करके वो आप तक पहुंचाते हैं। तो जितना पढ़ेंगे, जितनी
जितनी भाषाएं आएंगी उतना ही आपका लेखन निखरेगा। अब जैसे हाइको भी ले लीजिए, वो हमारी नहीं है, कहते हैं हमारी है, हमारे यहाँ से गई है, पर उसको जापानी वीजा मांगा जाता है। तो आपने हाइको पढ़ा, समझा, सराहा और फिर लिखा। आज हिंदी में कितना प्रचलन है हाइकू का, सभी तरह के विचार हाइकू के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। तो पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, पढ़ने की कोई भाषा की पाबंदी नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको आखिर में उतारना भी चित्रकार की तरह आपने अपनी लेखनी की कोची से ही है। धन्यवाद। बिल्कुल, साहित्य की जलनिधि को एक बूंद में हम नहीं समेट सकते। और अब स्मिता जी लगातार मुझे इशारा दे रही हैं समय का। तो चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं आपकी। जी बिल्कुल, पूछिए। एक ये प्रश्न था कि आपने साहित्य का दायित्व जो परिचर्चा आपने रखी, मैं आप चारों का अनुभव जानना चाहूँगी। आजकल के जो उभरते युवा साहित्यकार हैं, उनको आप अपनी तरफ से कोई एक छोटा संदेश जरूर दें कि वो कैसे इसमें अग्रसर हों, आगे बढ़ें। वो क्या ऐसा करें कि उनमें और भी वैरायटी, मतलब और भी क्रिएटिविटी हो। तो इसमें आप लोगों का एक संदेश मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप नए युवा साहित्यकारों को ज़रूर अपनी तरफ से अपने अनुभव प्रेषित करें। कि मैं एक लाइन में दे देती हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा है। मेरे विचार से अगर हम आदर्श और यथार्थ का समन्वय स्थापित करके चलेंगे ना, तो शायद वो क्रीम हम निकाल पाएंगे। केवल आदर्श से काम नहीं चलेगा ना, यथार्थ और जो परिस्थितियां हैं उनका भी अवलोकन हमें करना चाहिए, और उनको एनालाइज करके अगर हम साहित्य रचना करें तो शायद ज़्यादा अच्छा निकलेगा। बाकी और पैनलिस्ट अभी टिकट बाकी है, तो अब सबके आगे विचार आ जाए। उन्हें प्रेम करना चाहिए प्रकृति से, कैसे प्रेम करना चाहिए। प्रकृति से प्रेम करने के साथ साथ अपनी कुंठा को बाहर निकाल दें और एक दूसरे को जो धक्का मुक्की करते हैं उसको बाहर निकाल के सहयोग की भावना के साथ चलेंगे, तभी वो बेहतर साहित्य के। बस यही कहना चाहूँगी कि जितना पढ़ें, सराहें, उनको निखारें, भाषा का ज्ञान अर्जित करें। उसके साथ साथ में किसी भी प्रतियोगिता में आप ना आए कि सामने वाला क्या लिख रहा है, नहीं, अपने आप को सुधारें और बार बार पढ़ें। अपने लेखन को लिख कर एक ही बारी में प्रकाशित ना करवाएं, उसको छोड़ दें कुछ वक्त के लिए। फिर जब दोबारा पढ़ेंगे अपना ही लेखन, तो आप खुद ही उस पर इतनी सी गलतियाँ निकालेंगे कि आपको लगेगा ये मैं ऐसा कैसे लिख गई, ये अच्छा नहीं है। फिर आप दोबारा इसको आप बढ़िया से लिखेंगे और वहीं से आपका लेखन में सुधार आएगा, गुणवत्ता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर परिचर्चा, मन तो नहीं कर रहा समाप्त करने का, प्रश्न लेने का भी मन है और डिस्कशन का भी, लेकिन अगला सत्र प्रारंभ होने वाला है। तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी और आप सभी का हम सबको सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अब और नहीं चलने देनी, अब और नहीं चलने देनी, अंधियारों की मनमानी है। अंतस में जोत जलानी है, अंतस में जोत जलानी है, अंतस में जोत जलानी है।